हेलो स्टूडेंट्स, रोज की तरह आज भी सबसे पहले डिस्कस करेंगे पिछले सेशन में दिया हुआ होमवर्क क्वेश्चन। तो पिछले सेशन का होमवर्क क्वेश्चन ये मैंने ड्रॉ किया है आपके सामने। क्वेश्चन में करना क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, मतलब इस टाइप के ऑलरेडी 22 प्रॉब्लम्स मैं करवा चुका हूँ। आई होप कि ये बताने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है, फिर भी एक बार जल्दी से मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको दो ब्लॉक्स दिखाई पड़ेंगे, एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या है ये फाइंड करना है, एक चीज। दूसरी चीज, यहां पे 3 स्ट्रिंग्स हैं। एक स्ट्रिंग देखो ये है, दूसरी स्ट्रिंग देखो ये है, और तीसरी स्ट्रिंग देखो ये है। तो यहां पे 3 स्ट्रिंग है, तीनों स्ट्रिंग्स का टेंशन फाइंड करना है। तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है और तीनों स्ट्रिंग्स का टेंशन बताना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ये हमें क्वेश्चन नंबर 23 में सॉल्व करके दिखाना है, ये टास्क है हमारा। और क्वेश्चन को कैसे किया जाता है मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। एफपीडी बनाना है, तो चलिए एफपीडी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसका वेट कैपिटल mg मैंने ड्रॉ किया है। ये जो छोटा वाला ब्लॉक है इसका भी वेट होगा, दैट इज स्मॉल mg। ये जो रस्सी है इसमें मैं कुछ टेंशन लिख लेता हूं, सपोज T1। और ये मैं बहुत बार बता चुका हूं कि अगर रस्सी मासलेस है तो रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। पुली को हम आइडियल मानेंगे तो पुली के दोनों तरफ भी टेंशन सेम ही होगा। अगर पुली आइडियल है, आइडियल पुली में 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, आइडियल पुली इज मासलेस, आइडियल पुली इज फ्रिक्शनलेस। तो अगर पुली आइडियल है तो पुली के दोनों तरफ भी रस्सी का टेंशन सेम ही होगा। और टेंशन को हमेशा डबल एरो बनाते हैं, हमेशा डबल एरो बनाते हैं। तो उधर टेंशन T1 है और वही टेंशन इस तरफ भी है T1। अब दूसरी रस्सी पे चलते हैं, ये वाली जो रस्सी है, तो रस्सी अगर अलग है तो उसमें टेंशन भी अलग हो सकता है। तो ये जो रस्सी है इसमें जो टेंशन है इसको हम T2 बोल देते हैं, दिस इज T2 टेंशन। और ये जो तीसरी वाली रस्सी है इसमें जो टेंशन है इसको हम T3 कह देते हैं, दिस इज T3। ये जो ब्लॉक है इस मान लेते हैं कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है और इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है उसे हम A1 कह देते हैं। ये बड़े वाले ब्लॉक को मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन को A2 कह देते हैं। हमें नहीं पता कि कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा। हमें नहीं पता कि A2 एक्सेलरेशन ऊपर है या A1 एक्सेलरेशन नीचे है, हम नहीं जानते। और जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि डायरेक्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए या नीचे की तरफ, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, किधर भी मान लो, चाहे अपवर्ड्स मान लो चाहे डाउनवर्ड्स मान लो, अगर आप गलत मानोगे तो जब इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने A2 का डायरेक्शन ऊपर माना है, अगर मैंने गलत डायरेक्शन मान लिया होगा तो जब मैं A2 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो A2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आएगी मैं समझ जाऊंगा कि जो डायरेक्शन मैंने एफबीडी में दिखाया है रियल लाइफ में डायरेक्शन उससे अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर A2 की वैल्यू नेगेटिव आई तो इसका ये मतलब समझा जाएगा कि ये बड़ा वाला ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट नहीं हो रहा, एक्चुअली ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा। अब बात करते हैं शैतान पुली की। तो देखो ये वाली पुली तो मासूम है, ये तो छत पे लटक रही है, मूव नहीं कर रही है। ये दूसरी वाली पुली भी मासूम है, ये भी मूव नहीं कर रही। ये दोनों जो पुली है ये शैतान पुली है।
शैतान पुली का मतलब ना तो वो रुकी है, ये दोनों जो पुली है ये रुकी तो है नहीं, मूव तो कर ही रही है। तो ये दोनों जो पुली है ये ना तो रुकी हुई पुली है और ना ही ये सीधे सीधे किसी ब्लॉक के साथ अटैच है, मतलब किसी ब्लॉक के साथ साथ मूव कर रही है, ऐसा भी नहीं है। अगर किसी ब्लॉक के साथ मूव करेगी तो जो एक्सेलरेशन ब्लॉक का होगा वही एक्सेलरेशन इस शैतान पुली का भी हो जाएगा। लेकिन ये जो पुली है ये किसी ब्लॉक के साथ नहीं अटैच है। तो ऊपर वाली जो दोनों पुली है ये तो मासूम पुली है, रुकी हुई है, लेकिन ये जो दोनों पुली है ये शैतान पुली है। शैतान पुली होने का मतलब है ना तो रुकी हुई है और ना किसी ब्लॉक के साथ साथ मूव कर रही है। तो इन दोनों पुली का जो एक्सेलरेशन है वो बाकी के एक्सेलरेशन से अलग होगा। तो इसको हम कह देते हैं पुली 1 और इसको हम कह देते हैं पुली नंबर 2। तो हमारे पास दो शैतान पुली है और शैतान पुली का एक्सेलरेशन मैं नीचे की तरफ मान ले रहा हूं। हमें नहीं पता नीचे का डायरेक्शन होगा कि ऊपर का डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का। तो जब हमें नहीं पता तो आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो। अगर आपने डायरेक्शन को गलत माना होगा तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं एक्सेलरेशन को नीचे के डायरेक्शन में मान ले रहा हूं। तो पुली नंबर 1 के एक्सेलरेशन को मैं a3 मान रहा हूं और पुली नंबर 2 के एक्सेलरेशन को मैं a4 मान रहा हूं। तो अब चलो देखते हैं अननोन्स कितने हैं। 4 तो एक्सेलरेशन है हमारे पास और 3 टेंशन की वैल्यूज हैं, T1, T2, T3। तो 4 एक्सेलरेशन है और 3 टेंशन है। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स इज 7। ऑलराइट, तो सारे फोर्सेस जो हैं वो समझ में आ गए। 3 टेंशन है और 4 एक्सेलरेशन है, A1, A2, A3 और 4। चलिए अब इक्वेशंस लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये छोटे वाले ब्लॉक की FBD लिखते हैं। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। FBD ऑफ स्मॉल m ब्लॉक। तो ये जो स्मॉल m ब्लॉक है इस ब्लॉक पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक नीचे की तरफ mg लगा हुआ है और एक ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है T1। तो ये जो स्मॉल m ब्लॉक है इस ब्लॉक पर 2 एक्सेलरेशन लग रहे हैं, mg और T1। और ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A1 होगा। चलिए इक्वेशन लिखते हैं। नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के लिख रहे हैं। तो ये जो mg है ये हमारे लिए पॉजिटिव है, हमने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। T1 टेंशन, तो ध्यान दीजिए ये जो T1 टेंशन है, टेंशन को हमेशा डबल डायरेक्शनल बनाते हैं। मैंने बहुत बार ये बात समझाई है, टेंशन को हमेशा डबल डायरेक्शनल बनाते हैं। अब ये जो डबल डायरेक्शनल है मतलब डबल एरो है, इसमें जो अपवर्ड पॉइंटिंग एरो है वो m ब्लॉक पे लग रहा है। तो मैं इसको थोड़ा बोल्ड करके दिखा रहा हूं। ये वाला जो एरो है, तो ये जो अपवर्ड पॉइंटिंग एरो है ये m ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है और ये जो डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो है ये पुली पे अप्लाई हो रहा है। तो जब हम ब्लॉक की FBD बनाएंगे, तो सिर्फ वही फोर्सेस दिखाएंगे जो ब्लॉक पे लग रहे हैं। तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg लग रहा है नीचे की तरफ और एक टेंशन का अपवर्ड पॉइंटिंग एरो लग रहा है। और एक्सेलरेशन हमने इस ब्लॉक का नीचे की तरफ माना है A1। ठीक, इक्वेशन लिखते हैं। नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है हमने, तो mg हमारे लिए पॉजिटिव है, T1 हमारे लिए नेगेटिव है। तो ये हो गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। और ये जो पहली इक्वेशन है ये हमने छोटे वाले ब्लॉक की FBD बनाई है। अब चलिए बड़े वाले ब्लॉक की FBD बनाते हैं।
ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, इस बड़े वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं, तो बड़े वाले ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स हैं? तो ये जो T3 टेंशन है, इसका अपवर्ड एरो, इसको मैं बोल्ड करके दिखा रहा हूं, T3 टेंशन का अपवर्ड एरो ये बड़े वाले ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है। T2 का अपवर्ड एरो, T2 का जो अपवर्ड एरो है वो बड़े वाले ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है, और इसी तरह T1 का भी जो अपवर्ड एरो है ये बड़े वाले ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है। तो बड़े वाले ब्लॉक पर ऊपर की तरफ T3, T2, T1 तीन फोर्स काम कर रहे हैं, और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उसका वेट mg, तो नीचे की तरफ mg लग रहा है। तो इक्वेशन लिखते हैं, हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो T1 पॉजिटिव, T2 पॉजिटिव, T3 पॉजिटिव, माइनस mg इट इज इक्वल टू ma2। तो ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। तो कितनी इक्वेशंस हम बना चुके हैं? कितनी इक्वेशंस हैं सरदार? 5 इक्वेशंस। कहां 5 है? 2 ही तो है, आंखें हैं कि बटन? 2 इक्वेशंस हैं। देखो, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, 5 इक्वेशन कहां से? तुम लोग भी ना बड़े मजाकिया हो। चलो, कितनी इक्वेशंस हैं? 2 है, हाँ 2 ही है। अननोन्स गिनो कितने हैं? तो ये जो 2 इक्वेशन हमने लिखी है, इसमें कितने अननोन्स हैं? तो एक अननोन तो ये है हमारा T1, एक अननोन A1, T1 को काउंट कर चुके हैं, दोबारा काउंट नहीं करेंगे। T2, T3, T2, T3 और ये A2। तो टोटल जो हमारे अननोन्स यूज हो चुके हैं वो है टोटल 5 अननोन्स। तो इक्वेशंस हमारे पास अभी सिर्फ 2 बनी है, जबकि अननोन्स 2 इक्वेशंस में 5 आ रहे हैं। तो क्योंकि अननोन्स ज्यादा है, इक्वेशंस कम है, अभी ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है नहीं, हमें और इक्वेशंस की जरूरत है। तो अब हम बनाएंगे शैतान पुली की एफबीडी। तो पुली 1 और पुली 2 2 शैतान पुली हैं, इन दोनों शैतान पुली की एफबीडी बनाने जा रहे हैं। तो एफबीडी ऑफ पुली 1, पुली 1 की एफबीडी बनाएंगे। तो देखो, ये जो पुली 1 है, अलग से मैं डायग्राम बना रहा हूं। इस पुली 1 पे कौन कौन से फोर्स हैं? तो ये जो T1 टेंशन है, उसका डाउनवर्ड एरो दोनों तरफ, आंखों से देखो दिखाई देगा कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं पुली 1 पर। T1 टेंशन का डाउनवर्ड एरो ये पुली 1 पे लग रहा है, दूसरी साइड भी T1 टेंशन का डाउनवर्ड एरो पुली 1 पे लग रहा है, और T2 टेंशन का जो अपवर्ड एरो है वो पुली 1 पे लग रहा है। तो T2 टेंशन का अपवर्ड एरो और T1 टेंशन का डाउनवर्ड एरो ये लग रहा है, एंड T2 इज इक्वल टू 2T1। टोटल फोर्स तो 0 होता है ना मासलेस पुली पर। मासलेस कोई भी चीज होगी उस पर टोटल फोर्स हमेशा 0 होगा, और टोटल फोर्स 0 होना यानी ऊपर वाला जो फोर्स है वो नीचे वाले फोर्स के इक्वल होना। ये पुली 1 की एफबीडी हमने लिखी है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 इसको हम कह रहे हैं। ऐसे ही अगर आप पुली 2 को देखोगे, अब अलग से डायग्राम मैं नहीं बनाने जा रहा हूं दोबारा पुली 2 का, तो पुली 2 पर भी टोटल फोर्स को 0 होना है। और टोटल फोर्स क्यों 0 होना है? क्योंकि पुली 2 मासलेस है, आइडियल पुली मानेंगे। मासलेस है तो ऊपर वाला जो फोर्स है T3 वो नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा। तो नीचे वाला फोर्स, नीचे की तरफ जो एरो है वो है T2, और इधर वाली साइड में भी T2। तो ये जो T2 के जो दोनों तरफ जो एरो लग रहे हैं, ये T2 नीचे की तरफ काम कर रहा है और ऊपर की तरफ T3 लग रहा है। तो T3 T2 से बैलेंस होगा। तो एफबीडी ऑफ पुली 2 मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, T3 इक्वल टू 2T2।
ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो अब हमारे पास इक्वेशंस कितनी है, कितनी इक्वेशंस हो चुकी हैं हमारे पास? तो हमारे पास जो इक्वेशन हो चुकी है वो है टोटल 4। इक्वेशन पहली, इक्वेशन दूसरी, इक्वेशन तीसरी और इक्वेशन चौथी। टोटल इक्वेशन हो चुकी है 4, लेकिन अननोन अभी भी 5 है। तो इक्वेशन हमारे पास 4 है लेकिन अननोन हमारे पास 5 है, मतलब इक्वेशंस कम है, अननोन्स ज्यादा है। अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हमें और इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्वेबल बनाने के लिए। तो और इक्वेशंस के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग की इक्वेशन बनाएंगे। स्ट्रिंग की इक्वेशन मतलब ये जो एक्सीलरेशन है a1 a2 a3 a4, एक्सीलरेशंस का आपस में जो रिलेशन बनाते हैं हम, वो वाली इक्वेशंस हम बनाएंगे। और एक्सीलरेशन का जो रिलेशन होता है वो हर स्ट्रिंग के लिए एक इक्वेशन बनती है। तो यहां पे 3 स्ट्रिंग है तो 3 इक्वेशन हम और बना सकते हैं। स्ट्रिंग को पकड़ के स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि आइडियल स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है। तो इनएक्सटेंसिबल होती है मतलब अगर एक तरफ से लंबी हो रही है और एक तरफ से छोटी हो रही है तो ओवरऑल जो उसकी लंबाई में बदलाव आएगा वो 0 आएगा। मतलब जितना एक तरफ से लंबी होगी उतना किसी और तरफ से छोटी होगी। ओवरऑल उसकी जो लंबाई है ना बढ़ सकती है ना कम हो सकती है, क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है आइडियल स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है। तो आप लोग वीडियो पॉज करो, अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाओ और फेयर कॉपी पे जितनी मैंने सोल्यूशन लिख दिया है पहले आप लोग इतनी इक्वेशंस को नोट करो फेयर कॉपी पे, फिर मैं स्ट्रिंग वाली इक्वेशंस भी बना के दिखाता हूं। जल्दी से फेयर कॉपी पे अच्छा सा डायग्राम बनाओ और दोनों ब्लॉक्स की, दोनों शैतान पुली की एफबीडी को फेयर कॉपी पे जल्दी से नोट करो, वीडियो पॉज करके। चलिए, तो अब मैं स्ट्रिंग वाली इक्वेशन लिखूंगा और स्ट्रिंग वाली इक्वेशन लिखने से पहले इन इक्वेशंस को मैं अलग से नोट कर ले रहा हूं। तो mg माइनस t1 इट इज इक्वल टू ma1 पहली इक्वेशन, t1 प्लस t2 प्लस t3 माइनस mg इज ma2 दूसरी इक्वेशन, t2 इक्वल टू 2t1 ये तीसरी इक्वेशन, t3 इक्वल टू 2t2 ये चौथी इक्वेशन। अब हम बनाएंगे स्ट्रिंग्स वाली इक्वेशन। तो स्ट्रिंग्स है कितनी, यहां पे रस्सियां कितनी है, 3 रस्सियां हैं टोटल। चलिए इन तीनों रस्सियों की मैं इक्वेशन लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले ये वाली जो रस्सी है, तो ये रस्सी पहली वाली जो रस्सी है वो कहां कहां पे टच हो रही है। तो एक तो ये इस ब्लॉक, छोटे वाले ब्लॉक पे जाके टच हो रही है, एक ये बड़े वाले ब्लॉक पर जाके टच हो रही है और एक ये पुली नंबर 1 पे टच हो रही है। तो ये जो पहली रस्सी है, पहली रस्सी का मतलब ये T1 टेंशन जो वाली रस्सी है, T1 टेंशन वाली जो रस्सी है वो 3 जगह पर टच हो रही है। एक ये छोटे वाले ब्लॉक पर टच हो रही है, एक ये बड़े वाले ब्लॉक पे टच हो रही है और एक ये पुली नंबर 1 पे टच हो रही है। 3 चीजों से टच हो रही है। इन तीनों चीजों में मूव कौन कौन हो रहा है, तीनों ही चीजें मूव हो रही हैं। ये ब्लॉक भी मूव हो रहा है, बड़ा वाला ब्लॉक भी मूव हो रहा है और ये जो पुली है ये पुली भी मूव हो रही है। मूव किधर हो रही है, तो ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि जब ये छोटा वाला ब्लॉक नीचे जाएगा
तो रस्सी का ये जो हिस्सा है ये लंबा होगा कि छोटा होगा, ये देखना है। और इसके लिए कोई दिमाग नहीं चाहिए, आंखों से देखो दिखाई देगा। तो अगर ये जो ब्लॉक है छोटा वाला, ये छोटा वाला ब्लॉक अगर नीचे जाए तो रस्सी का ये वाला हिस्सा लंबा होगा। कहने का मतलब ये है कि छोटे वाले ब्लॉक के मूव होने के कारण, छोटे वाला जो ब्लॉक है उसके मूव होने के कारण रस्सी लंबी होती है एक बार। तो मतलब ये जो A1 एक्सेलरेशन है, A1 एक्सेलरेशन एक बार रस्सी को लंबा करता है। ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, बड़ा वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, बड़ा वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है। और जब बड़ा वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा तो रस्सी का ये वाला जो हिस्सा है ये छोटा होगा एक बार। तो छोटे ब्लॉक के नीचे उतरने से रस्सी लंबी होती है एक बार, बड़े ब्लॉक के ऊपर चढ़ने से रस्सी छोटी होती है एक बार। और ये जो पुली है, इस पुली के नीचे उतरने से रस्सी दोनों तरफ से छोटी होने लगेगी। ये जो पुली है ना, इस पुली नंबर 1 की बात हो रही है। पुली नंबर 1 जब नीचे आएगी, हमने इसको नीचे आता हुआ माना है, तो पुली नंबर 1 जब नीचे उतरेगी तो दोनों तरफ से रस्सी को छोटा करेगी। यानी पुली नंबर 1 की वजह से रस्सी 2 बार छोटी हो रही है। A3 जो एक्सेलरेशन है ये रस्सी को 2 बार छोटा कर रहा है। चलिए सारी बात को एक बार दोबारा बता रहा हूं। A1 एक्सेलरेशन, सिर्फ डायग्राम को देखो, सब समझ में आएगा। A1 एक्सेलरेशन रस्सी को एक बार लंबा कर रहा है। A2 एक्सेलरेशन इस रस्सी को एक बार छोटा कर रहा है। और ये जो पुली है, पुली का एक्सेलरेशन A3 रस्सी को 2 बार छोटा कर रहा है। इक्वेशन लिखता हूं मैं। A1 एक्सेलरेशन एक बार रस्सी को लंबा करता है, A2 एक्सेलरेशन एक बार रस्सी को छोटा करता है, और A3 एक्सेलरेशन 2 बार रस्सी को छोटा करता है। और ओवरऑल ये 0 है। ये हमारी 5वीं इक्वेशन है। ओवरऑल 0 क्यों हुआ? क्योंकि ओवरऑल रस्सी ना तो लंबी होगी ना छोटी होगी, रस्सी इनएक्सटेंसिबल होती है। जो स्ट्रिंग होती है, आइडियल स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है। तो ओवरऑल उसकी लंबाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओवरऑल लंबाई में चेंज होगा 0। तो लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है, ओवरऑल 0 है। ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, ये इक्वेशन T1 टेंशन वाली रस्सी के लिए बनाई है। अब ये T2 टेंशन वाली रस्सी की बात करते हैं। ये जो T2 टेंशन वाली रस्सी है, बीच वाली जो रस्सी है, इसकी बात करते हैं। बीच वाली रस्सी कहां किस किस बॉडी को छू रही है? तो पुली नंबर 2 के ऊपर से गुजर रही है, पुली नंबर 1 पे जाके टच हो रही है, और इस बड़े वाले ब्लॉक पर ये बीच वाली रस्सी टच हो रही है। तो फिर से देखो, डायग्राम को देखना है। मैं कोई दिमाग वाली चीज नहीं बोल रहा हूं, जो डायग्राम में दिख रहा है वही बोल रहा हूं कि ये जो बीच वाली रस्सी है, बीच वाली रस्सी पुली 2 के ऊपर से जा रही है, दिख रहा है। पुली नंबर 1 को जाके टच होती है, साफ साफ दिख रहा है। और ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है, इस बड़े वाले ब्लॉक को जाके टच होती है, साफ साफ दिख रहा है। तो चलो देखें कि ये जो बीच वाली रस्सी है, इस बीच वाली रस्सी में मूवमेंट कहां कहां हो रहा है। एक ये बड़ा ब्लॉक मूव करेगा, एक ये पुली 1 मूव कर रही है, और एक ये पुली 2 भी मूव कर रही है। तो जो बीच वाली रस्सी है वो 3 प्लेसेस पर मूवमेंट कर रही है। 3 प्लेसेस पर इसका मूवमेंट हो रहा है। अब हम देखते हैं कौन कौन से मूवमेंट रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहे हैं और कौन कौन से मूवमेंट रस्सी की लंबाई को कम कर रहे हैं। तो ये जो बीच वाली रस्सी है, जब ये बड़ा वाला ब्लॉक ऊपर चढ़ेगा तो ये बीच वाली रस्सी को छोटा करेगा एक बार। तो A2 एक्सेलरेशन एक बार रस्सी को छोटा कर रहा है। जब ये पुली नंबर 1 नीचे आएगी तो रस्सी के इस पोर्शन को लंबा करेगी एक बार। पुली नंबर 1 जब नीचे उतरेगी तो रस्सी का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन लंबा होगा एक बार।
यानी A3 एक्सेलरेशन की वजह से रस्सी एक बार लंबी हो रही है, A2 एक्सेलरेशन की वजह से रस्सी एक बार छोटी हो रही है, और ये जो पुली नंबर 2 है, पुली नंबर 2 डाउनवर्ड भाग रही है, और जब ये डाउनवर्ड भागेगी तो दोनों तरफ रस्सी लंबाई छोटी होने लगेगी। इसके दोनों साइड जो रस्सी की लंबाई है वो छोटी होने लगेगी, क्योंकि ये जो पुली है ये डाउनवर्ड उतर रही है। तो यानी ये जो A4 एक्सेलरेशन है वो 2 बार रस्सी को छोटा करेगा। तो चलिए इक्वेशंस लिखते हैं। A2 एक्सेलरेशन एक बार रस्सी को छोटा करता है, इसलिए माइनस लिखा है मैंने। तो A2 एक्सेलरेशन एक बार छोटा करता है रस्सी को। पुली 1 इसका एक्सेलरेशन A3 है, और जो A3 एक्सेलरेशन है, ये जो A3 एक्सेलरेशन है वो एक बार रस्सी को लंबा करता है। पुली 1 नीचे जाएगी तो ये बीच वाली रस्सी को लंबा करेगी, तो A3 एक्सेलरेशन एक बार रस्सी को लंबा करता है। A4 एक्सेलरेशन 2 बार रस्सी को छोटा करता है, तो A4 एक्सेलरेशन 2 बार रस्सी को छोटा करता है। ओवरऑल दिस इज 0, इक्वेशन नंबर 6 बन गई है। और ये जो छठी इक्वेशन है ये मैंने T2 टेंशन वाली रस्सी के लिए लिखी है। अब ये T3 टेंशन वाली रस्सी को देखो, तो ये जो T3 टेंशन वाली रस्सी है वो इस पुली के ऊपर से जा रही है, लेकिन ये पुली मूव नहीं कर रही, तो इससे कोई मतलब नहीं। इस वाली पुली के ऊपर भी से गुजरती है, लेकिन ये वाली पुली भी मूव नहीं कर रही है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं हुआ। ये शैतान पुली है, पुली नंबर 2, और पुली नंबर 2 को हमने नीचे जाता हुआ माना है। पुली नंबर 2 जब नीचे जाएगी तो रस्सी को लंबा करेगी एक बार। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, पुली नंबर 2 का एक्सेलरेशन है A4 एक्सेलरेशन एक बार रस्सी को लंबा करेगा। A4 एक्सेलरेशन एक बार रस्सी को लंबा करेगा। तो ये पुली 2 हो गया, और ये ब्लॉक पर आते हैं। ब्लॉक ऊपर चढ़ेगा तो रस्सी का ये पोर्शन छोटा होगा, तो A2 एक्सेलरेशन एक बार रस्सी को छोटा करेगा। एंड ओवरऑल दिस इज 0, इक्वेशन नंबर 7। कितनी इक्वेशंस हो चुकी हैं? कितनी इक्वेशन हो चुकी है? साफ साफ दिख रहा है 7 इक्वेशन हो गई है। अननोन्स चलो देखते हैं। तो अननोन्स T1, T2, T3, A1, A2, 5 तो यही हो गए। एक अननोन A3 है और एक अननोन A4 है। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स इज 7, और इक्वेशंस भी हमारे पास बन चुकी है 7 इक्वेशंस विद 7 अननोन्स। नाउ दिस इज अ कंप्लीटली सॉल्वेबल प्रॉब्लम। अगर ये 7 इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करें तो सातों के सातों अननोन्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी। इक्वेशंस को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इक्वेशन सॉल्व करना आप लोगों का काम है। मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं कि इक्वेशंस को बनाया कैसे जाता है, इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। ये मैथमेटिक्स में आपको सिखाया जा चुका है। सभी बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करना आता ही है, ऐसा मैं मान के चलूंगा। तो जब ये 7 इक्वेशंस आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको जो 7 अननोन्स इसके अंदर है उन सबकी वैल्यू मिल जाएगी। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपनी इक्वेशंस को मेरी इक्वेशंस के साथ मैच कर लो, कहीं कोई गलती ना की हो आपने। अगर किसी बच्चे से बाय मिस्टेक कोई गलती हुई है तो कोशिश करना कि जो गलती हुई वो दोबारा आपसे कभी ना हो। ज्यादातर बच्चे ये एक्सेलरेशन वाली इक्वेशंस में ही कोई ना कोई गलती करते हैं, ज्यादातर बच्चों से यहीं पे गलती होती है। ये स्प्रिंग वाली जो इक्वेशंस है यहीं पे गलती होती है। अगर आपकी भी कोई गलती हुई है तो आप ये समझिए कि वो गलती कहां हुई, आपने क्या चीज गलत समझी है, ठीक है। इस चीज को देखो, और जो गलती आपने की वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसकी कोशिश करो। अगर कोई चीज कम समझ में आई हो तो आप रिवाइंड करके फिर से समझने की कोशिश कर सकते हो। फेयर कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में आपको पूरा सोल्यूशन, ये सारी इक्वेशंस को नोट करना है। कोशिश करो फेयर कॉपी पे नोट करते समय आपको देखना ना पड़े।
अपना दिमाग लगा के फेयर कॉपी पे नोट करो अच्छा सा डायग्राम बनाने के बाद। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का सोल्यूशन फेयर कॉपी पे नोट कर डालो। फिर मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए आज भी फिर से दे रहा हूं, पहले इसको नोट करो। ऑलराइट, तो ये है आज का होमवर्क क्वेश्चन। और क्वेश्चन में करना क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, वही करना है जो इसके पहले 23 प्रॉब्लम्स में हम करते आए हैं। 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन चाहिए और 3 स्ट्रिंग है। देखो एक रस्सी ये है, दूसरी रस्सी ये है और तीसरी रस्सी ये है। तो ये जो 3 रस्सियां हैं, तीनों रस्सियों का टेंशन चाहिए। तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन चाहिए और तीनों रस्सियों का टेंशन चाहिए, ये टास्क है। तो आओ देखें कैसे करेंगे इसको। तो ये जो M1 ब्लॉक है, आप ऐसा मान लेना कि ये नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन A1 है इसका। M2 ब्लॉक को भी चाहे तो नीचे जाता मान लो, चाहे ऊपर जाता मान लो, आपकी मर्जी। तो मैं ऊपर जाता मान रहा हूं। इस वाली रस्सी में टेंशन को आप T1 मान लेना और बताने की जरूरत नहीं है, टेंशन डबल डायरेक्शनल होता है और पूरी रस्सी के हर पॉइंट पे सेम रहेगा, क्योंकि रस्सी भी आइडियल है, पूरी भी दोनों आइडियल है। ये जो दूसरी रस्सी है इसमें टेंशन को T2 मान लेना और ये जो तीसरी रस्सी है इसमें टेंशन को T3 मान लेना। ये पुली मासूम है, छत पे लटक रही है, ये भी पुली मासूम है क्योंकि ये ब्लॉक के साथ साथ ही भागेगी, लेकिन ये दोनों पुली शैतान पुली है। तो शैतान पुली इसका एक्सेलरेशन तुम A3 मान लेना और ये जो दूसरी वाली शैतान पुली है इसका A4 मान लेना। तो टोटल अननोन कितने हैं? 4 एक्सेलरेशन और 3 टेंशन। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स इज 7। 4 एक्सेलरेशन, 3 टेंशन, 7 अननोन्स है। तो 7 इक्वेशंस आपको बनानी है और 7 इक्वेशंस बना के सॉल्व करोगे तो सारे अननोन्स की वैल्यू आ जाएगी। तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने करीब करीब सब कुछ बता दिया है। और ये प्रॉब्लम नंबर 24 है, तो इसके जैसे 23 प्रॉब्लम्स में करवा चुका हूं। अब बताने को क्या रहेगा, सारे बच्चों को होमवर्क जरूर करना है। वीडियो पॉज करके आज का होमवर्क क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। अगले सेशन में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, तब आप लोग मैच करना कितने बच्चों का सही हुआ, कितने बच्चों से कोई मिस्टेक हुई। जल्दी से वीडियो पॉज करो, होमवर्क क्वेश्चन को नोट करो। ऑलराइट, तो पिछले सेशन में एक ये भी प्रॉब्लम मैंने दिया था आपको होमवर्क करने के लिए। तो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 और इस प्रॉब्लम में देखो क्या दिया गया है। एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, डायग्राम में दिख रहा है आपको। एक ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है m और ये जो ब्लॉक है उसको हमने रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। तो we have placed this block on a rough horizontal surface। और ये जो ब्लॉक हमारा है, इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है μs। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज μs। अब फाइंड क्या करना है, हम अपने ब्लॉक पर एक पुशिंग फोर्स लगाते हैं। तो हम इस ब्लॉक को पुश कर रहे हैं और पुश करने के लिए हमने ये फोर्स इस पर लगाया और जो फोर्स हमने लगाया है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल नीचे है। तो पुशिंग फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एट एन एंगल अल्फा बिलो द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन डायग्राम। तो ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल नीचे की तरफ हमने ब्लॉक को पुश किया। तो बताना है मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड, what minimum force is required to make the block slip on the surface। अगर हम इस ब्लॉक को खिसकाना चाहते हैं तो मिनिमम कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये है होमवर्क क्वेश्चन जो आपको दिया गया था। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन के साथ मैच करेंगे। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। आप माता सरस्वती से प्रार्थना करिए कि वो आपको थोड़ा ज्ञान प्रदान करें
आप होमवर्क करना शुरू करें। तो जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है वो सॉल्यूशन में समझा रहा हूं उसको समझे और आगे से होमवर्क जरूर करके आए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। Let us solve this problem. तो हमने जो फोर्स लगाया है हमारे फोर्स की वजह से ब्लॉक इंक्लाइन ब्लॉक सरफेस पे राइट साइड में खिसकने की कोशिश करेगा। तो चलो देखें ये जो ब्लॉक है इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो बच्चों एक तो इस ब्लॉक का वेट होगा mg होगा, एक जमीन से इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, अर्थ से ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। और जब हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की वजह से ब्लॉक राइट में खिसकने की कोशिश करेगा। और जब ये ब्लॉक राइट में खिसकने की कोशिश करेगा तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट की तरफ, ऐसा ये फ्रिक्शन का फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा लेफ्ट साइड में। तो ये जो ब्लॉक है इस पर टोटल 4 फोर्स हैं। हमारा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ब्लॉक का वेट और फ्रिक्शन। आइए देखते हैं कि ये जो चारों फोर्स हैं इन चारों फोर्सेस के कंपोनेंट्स क्या बनेंगे और जो कंपोनेंट्स हम करने जा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करने जा रहे हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन तो पहले से ही वर्टिकल है, इसके कंपोनेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। mg भी वर्टिकल है, इसके कंपोनेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल है, इसके भी कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। तो कंपोनेंट सिर्फ हम अपने फोर्स के कंपोनेंट करेंगे और हमारे फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं, एक है F cos अल्फा और नीचे की तरफ कंपोनेंट है F sin अल्फा। 2 कंपोनेंट है। तो अब चलो मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये अभी तक फिसलने में कामयाब नहीं हो पाया। तो जब तक नहीं फिसल रहा है तब तक की बात हो रही है। इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट, अगर ब्लॉक रेस्ट में है तब, इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट। इस पर ध्यान दीजिए, जो इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं वो तभी सही है जब ब्लॉक रेस्ट में हो। तो अगर हमारा ब्लॉक रेस्ट में है तो क्या होगा। तो अब देखो ये जो ब्लॉक है अगर ये रेस्ट में है तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस होंगे बैलेंस। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपस में बैलेंस होंगे, वर्टिकल फोर्स आपस में बैलेंस होंगे। हॉरिजॉन्टल कौन है, एक तो ये F cos अल्फा है हॉरिजॉन्टल, दूसरा पीछे की तरफ फ्रिक्शन है। तो जो फ्रिक्शन है वो F cos अल्फा के साथ बैलेंस होगा। तो फ्रिक्शन F cos अल्फा से बैलेंस है और जो नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की तरफ वो F sin अल्फा और mg को बैलेंस करेगा। तो पहले तो मैं नॉर्मल रिएक्शन की इक्वेशन लिखूंगा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg प्लस F sin अल्फा। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ऊपर वाला जो फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन है, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करेगा। तो नॉर्मल जो रिएक्शन है वो mg और F sin अल्फा को बैलेंस करेगा। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg प्लस F sin अल्फा। राइट वाला जो फोर्स है वो लेफ्ट वाले को बैलेंस करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है F cos अल्फा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बताओ ये कौन है, ये कौन है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि ये है रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट, टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। ब्लॉक को रोकने के लिए इतने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बहुत बार समझाया है कि ये फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है, ये फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू है टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट।
मतलब ये फ्रिक्शन तब लगेगा जब ब्लॉक रुका हुआ जब होगा तब। तो इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट तब ये फ्रिक्शन ब्लॉक पे लग रहा होगा। तो ये जो है ये फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू है ब्लॉक को रेस्ट में बनाए रखने के लिए। और हमारा ये जो ब्लॉक है ये तब तक स्लिप नहीं कर सकता जब तक रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से कम हो। तो फॉर नो स्लिपिंग, अगर आप चाहते हो कि ब्लॉक स्लिप ना करे तो ब्लॉक कब तक स्लिप नहीं करेगा, जब तक जिस फ्रिक्शन की जरूरत है रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो जब तक रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से छोटा है तब तक ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। मतलब ये ब्लॉक स्लिप होना तभी शुरू करेगा जब फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज्यादा हो। तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है? रिक्वायर्ड वैल्यू है एफ कॉस अल्फा, और हर बच्चा जानता है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है म्यू एफ इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू उठा के रख देता हूं वहां पे, म्यू एस इंटू एम जी प्लस एफ साइन अल्फा। तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है अगर वो मैक्सिमम अवेलेबल वैल्यू से कम है तो ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। लेकिन अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मैक्सिमम से ज्यादा है, मैक्सिमम से ज्यादा की आपको जरूरत है, तो फिर मैक्सिमम से ज्यादा तो नहीं मिल सकता ना। तो अगर रिक्वायरमेंट मैक्सिमम से ज्यादा है तो वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर रिक्वायर्ड वैल्यू मैक्सिमम से कम है तो बात बन जाएगी फिर, मतलब फिर ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। अगर रिक्वायर्ड वैल्यू मैक्सिमम से कम है तो ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, अगर रिक्वायर्ड वैल्यू मैक्सिमम से ज्यादा है तो ब्लॉक स्लिप हो जाएगा। अब ये F वाला टर्म इधर ले आते हैं, F वाला टर्म इधर ले आते हैं, तो cos अल्फा माइनस म्यू एस साइन अल्फा, वो वाला टर्म इधर आएगा, तो म्यू एस और साइन अल्फा नेगेटिव हो जाएगा, उस तरफ पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके नेगेटिव होगा, और जो फोर्स है वो कॉमन हो गया, इज लेस देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या बचा है म्यू एस एम जी, और हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो फोर्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस म्यू एस साइन अल्फा। तो अगर आपका फोर्स इस वैल्यू से छोटा है तो ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है स्लिप करवाना है, तो स्लिप करवाना है तो आपका जो फोर्स है वो इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो यही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, फॉर द ब्लॉक टू स्लिप, अगर ब्लॉक को स्लिप करवाना है तो जो फोर्स है वो इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, म्यू एस एम जी अपॉन कॉस अल्फा माइनस म्यू एस साइन अल्फा। आपका फोर्स इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। हमसे पूछा गया है मिनिमम कितना फोर्स लगाएं, ये इक्वालिटी नहीं है बेटा, यहाँ पे इक्वालिटी यहाँ है, यहाँ नहीं है। अगर इक्वल होगा तो स्लिप नहीं होगा, तो इक्वल होने पर इस वैल्यू के बराबर अगर फोर्स है तो स्लिप नहीं होगा, इस वैल्यू से बड़ा फोर्स है तब ब्लॉक स्लिप करेगा। हमें बताना है मिनिमम कितना फोर्स चाहिए ब्लॉक को स्लिप करवाने के लिए, तो मिनिमम हम इसी को रिपोर्ट करेंगे। एक्चुअली इस वैल्यू के बराबर अगर फोर्स है तो स्लिप नहीं होना है, इस वैल्यू से जब बड़ा होगा, जरा सा बड़ा होगा तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। लेकिन जरा सा बड़ा नंबर लिखा नहीं जा सकता है, तो हमारी मजबूरी है कि अगर मिनिमम पूछा गया है स्लिप करने के लिए मिनिमम फोर्स, तो हम इसी को रिपोर्ट करेंगे एज अवर आंसर। ठीक है, तो मेरे पास मिनिमम फोर्स लिखने की जगह नहीं है,
आप लोग वीडियो पॉज करके पहले इतना सोल्यूशन जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो और कोशिश करना नोट करते समय आपको देखना ना पड़े। अच्छा सा डायग्राम बनाओ, साफ सुथरी अच्छी हैंड राइटिंग में पूरा सोल्यूशन नोट करो, कोशिश करो कम से कम आपको देखना पड़े। तो जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट कर लो। Okay, so final answer is this. Minimum force required to make the block slip is, ब्लॉक को स्लिप करने के लिए जो मिनिमम फोर्स चाहिए F मिनिमम इक्वल टू, मिनिमम हम उसी को रिपोर्ट करेंगे μs mg अपॉन cos अल्फा माइनस μs sin अल्फा। इतना मिनिमम फोर्स होना चाहिए तब हमारा ब्लॉक स्लिप करेगा। तो ये है क्वेश्चन का सही आंसर। मैंने आपको पूरा सोल्यूशन समझा दिया है। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन के साथ मैच करेंगे। देखो आपका सोल्यूशन सही है या कुछ गलती हुई है। अगर कोई गलती हुई तो पहचानो कि गलती कहाँ हुई, कोशिश करो कि जो भी गलती हुई वो दोबारा कभी ना हो। फेयर कॉपी पे सोल्यूशन को नोट करना है सारे बच्चों को, अच्छी हैंड राइटिंग में। तो वीडियो पॉज करो, फेयर कॉपी पे कंप्लीट सोल्यूशन विद प्रॉपर आंसर नोट कर डालो। कोशिश करो सोल्यूशन नोट करते समय आपको देखना ना पड़े। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, बिना देखे कॉपी पे लिखोगे तो ज्यादा समझ में भी आएगा और ज्यादा याद भी रहेगा। इसलिए कोशिश करना कि जब आप लिखेंगे कॉपी पर तो आप नकल ना मार ले पूरा का पूरा, कहीं अटक जाओ तब देखो। कोशिश करो कि देखना ना पड़े, ठीक है। अभी आपको मैंने समझाया है, अभी समझाया और तुरंत ही देख के लिख लिया तो क्या फायदा। कोशिश करो कि कम से कम देखना पड़े बस। तो फेयर कॉपी पे सोल्यूशन को नोट कर डालो। फिर मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूं होमवर्क के लिए। पहले ये वाला सोल्यूशन जल्दी से नोट करो, वीडियो पॉज करो। ऑलराइट, तो ये है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल जो क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट सॉल्व करके आपको दिखाया है वही सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। बस अभी जो हमने प्रॉब्लम किया उसमें हम ब्लॉक को पुश कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल नीचे फोर्स लगा रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ब्लॉक को पुल कर रहे हैं। तो ये जो ब्लॉक है इसे हम पुल कर रहे हैं, और पुल कर रहे हैं मतलब हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल ऊपर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, ब्लॉक को खींच रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हम पुश कर रहे थे, अभी हम पुल कर रहे हैं। तो आपको वही चीज फाइंड करनी है कि अगर हम पुल करने की कोशिश करेंगे, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल ऊपर हमने फोर्स लगाया है F, तो मिनिमम कितने फोर्स को लगाने से ये ब्लॉक खिसकना स्टार्ट करेगा। सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम। पिछला वाला क्वेश्चन ही है, मतलब सारी डिटेल्स वही है जो पिछले क्वेश्चन में थी। इफ अ पुलिंग फोर्स, अगर पुल करने वाला जो फोर्स है इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एट एन एंगल अल्फा अबव द हॉरिजॉन्टल, तो फिर आंसर क्या होगा। तो सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम। इफ अ पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, तो अगर हम पुलिंग फोर्स लगा के ब्लॉक को खींच रहे हैं, पुश ना करके पुल करना शुरू करेंगे, तो कितने फोर्स से ब्लॉक खिसकना स्टार्ट करेगा। तो ये आज के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो पॉज करो, होमवर्क क्वेश्चन को नोट कर लो। ऑलराइट बच्चों, अब नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है,
इस चैप्टर में हम 3 क्वांटिटीज के बारे में सीखने वाले हैं। वर्क क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एनर्जी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, और पावर क्या है एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं पावर को। तो बस यही 3 चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर सीखनी है। वैसे तो चैप्टर बहुत ही छोटा है, लेकिन कोई भी चीज जब हम पहली बार सीखते हैं तो हमें थोड़ा वक्त लगता है। बहुत ज्यादा कुछ सिखाने के लिए इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग हर चीज को बहुत बारीकी से सीखने वाले हैं, और इसलिए अगर थोड़ा वक्त लग जाए तो कोई बुराई नहीं है। कोशिश ये करनी है कि हर चीज की क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप सभी को होनी चाहिए, और अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। इतने ध्यान से हर चीज को समझने की आप लोगों को कोशिश करनी है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे वर्क के बारे में। वर्क के बारे में इससे पहले कि मैं कोई भी और बात बताऊं, मैं एक बहुत जरूरी बात अपने सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं वर्क के बारे में। सपोज करो कि एक ब्लॉक जमीन पे रखा है, तो जमीन पर एक ब्लॉक रखा है और हम इस ब्लॉक को धक्का मार रहे हैं। तो ये जो फोर्स है ये किसने लगाया? ये हमने लगाया। तो हम इस ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं। जमीन पे फ्रिक्शन है, जमीन रफ है, तो जब हम धक्का देते हैं तो इसके ऊपर जमीन से फ्रिक्शन लगना शुरू होता है। तो एक फोर्स हमने लगाया है, एक फोर्स फ्रिक्शन का लग रहा है, एक इसका वेट है, एक जमीन इस पर लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन। ये सारी बातें आप जानते हो। अब देखो, जो मैं बताना चाहता हूं, और बच्चों ये बहुत जरूरी बात है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो जरूरी बात को गैर जरूरी मान लेते हैं। तो जो मैं बताने जा रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट एंड देन यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। देखो, बताना मैं ये जा रहा हूं कि कोई अगर बॉडी है तो उस बॉडी पर देयर कैन बी मल्टीपल फोर्सेस। जरूरी नहीं है कि बॉडी पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा हो। एक बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस भी हो सकते हैं, है कि नहीं? देयर कैन बी मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो एक बॉडी के ऊपर एक वक्त में बहुत सारे फोर्सेस एक साथ लगे हुए हो सकते हैं। जब आप वर्क की बात करते हो, जब आप वर्क मेंशन करते हो, तो ये मेंशन करना चाहिए कि जो वर्क आप बता रहे हो वो कौन से फोर्स का वर्क बता रहे हो। जो वर्क आपने बताया वो कौन से फोर्स का वर्क है जो आपने बताया। इनमें से किस फोर्स का वर्क आपने मेंशन किया। बहुत सारे बच्चे कहते हैं वर्क डन इज 20 जूल। अच्छा, वर्क की यूनिट जूल होती है, तो वर्क 20 जूल है। मैंने बहुत सारे बच्चों को कहते सुना है, तो वर्क इज 20 जूल। इस तरह से जब आप कहते हो तो बच्चों आप फिर क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे, अच्छे क्वेश्चंस। वर्क 20 जूल है, कौन से फोर्स का वर्क 20 जूल है भाई? क्या ये नॉर्मल रिएक्शन का वर्क है 20 जूल? क्या ये ग्रेविटी वाले फोर्स का वर्क है 20 जूल? क्या ये हमारे वाले फोर्स का वर्क है 20 जूल? या फिर ये फ्रिक्शन वाले फोर्स का वर्क है 20 जूल? कौन से फोर्स का वर्क है? ये जो 20 जूल मेंशन किया है, ये 20 जूल आखिर कौन से फोर्स का वर्क है, ये बताना पड़ेगा। तो जब आप वर्क की बात करते हो तो वर्क में ये चीज मेंशन करना बेहद जरूरी है कि ये जो वर्क आपने बोला
ये कौन से फोर्स का वर्क बोला? ऐसे नहीं बोलेंगे वर्क इज 20 जूल। बोलते हैं बच्चे क्या टीचर्स भी बोलते हैं कि वर्क इज 50 जूल। मान लो 50 जूल आंसर आ रहा है, वर्क इज 50 जूल, ऐसे बोलते हैं। बेटे इस तरह से बोलोगे तो क्वेश्चंस करते समय आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि कौन से फोर्स का वर्क ले रहे हैं। इसलिए जब भी वर्क बोलते हैं साथ में ये जरूर बोलना है कि ये जो वर्क आप कहने जा रहे हो ये कौन से फोर्स का वर्क है। ये तुरंत का तुरंत वहीं पे कहना है। मतलब ऐसे नहीं बोलना है कि वर्क इज 50 जूल, नहीं, ऐसे बोलना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज 50 जूल, ऐसा बोलना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन is -10 joule. Work done by normal reaction is 0. Work done by gravity is 0. मतलब जब भी वर्क डन बोलना है साथ में बोलना है बाय कौन सा फोर्स, किस फोर्स का वर्क आपने बताया। और अगर आपने टोटल बताया है, सारे फोर्स का टोटल मिला के बताया है, तो भी कहना है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस या फिर नेट वर्क डन। पूरी बात कहनी है। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, फोर्स को मेंशन ही नहीं करते, और जब फोर्स मेंशन नहीं करते हो तो क्वेश्चन करते समय आपके दिमाग में भी ये चीज नहीं आती कि कौन से फोर्स को लेना है। अगर आप मेंशन करोगे कि वर्क डन बाय ये वाला फोर्स, तो जब आप मेंशन करने की आदत बनाओगे किस फोर्स का वर्क, तो क्वेश्चन करते समय गलतियां नहीं होंगी। तो ये बात जरूर ध्यान रखना है कि जब भी हम वर्क की बात करेंगे तो साथ में तुरंत वर्क वर्ड जैसे ही मुंह से निकला उसके तुरंत बाद हम बताएंगे कि वर्क बाय कौन सा फोर्स, फोर्स का नाम हम वर्क के साथ लेंगे। ध्यान रखिए बच्चों, वर्क कौन करता है? वर्क कोई फोर्स करता है, किसी फोर्स की वजह से वर्क होता है। तो जैसे ही आपने वर्क शब्द बोला, अगली चीज जो आपके मुंह से निकलनी चाहिए वो निकलनी चाहिए कि कौन से फोर्स का वर्क। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स मेरी इस बात को ध्यान रखें, जब आप वर्क कहें उसके तुरंत बाद अगला जो वर्ड आना चाहिए वो आना चाहिए फोर्स का नाम। कौन से फोर्स का वर्क आप कह रहे हो, क्योंकि बेटा हो सकता है कि बॉडी पर बहुत सारे फोर्स हैं, तो फिर कौन से फोर्स का आपने वर्क बताया। तो जैसे ही वर्क वर्ड आपने अपने मुंह से निकाला, अगला आपको फोर्स का नाम बताना है कि ये जो वर्क आपने बताया ये इनमें से कौन से फोर्स का वर्क आप बता रहे हो। अगर सारे फोर्स का टोटल वर्क बता रहे हो तो भी पूरी बात कहनी है कि अगर टोटल वर्क है तो आप ऐसे कहोगे टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस या नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो साफ साफ बताना है कि जो वर्क है वो कौन से फोर्स का है। अगर टोटल वर्क है तो भी कहना है कि वर्क बाय ऑल फोर्सेस। ठीक है, बहुत जरूरी बात मैंने पिछले 5 मिनट में आपको बताई है। जब भी वर्क वर्ड हम बोलेंगे उसके तुरंत बाद हम बोलेंगे कि कौन से फोर्स का ये वर्क है। ठीक, अब देखो वर्क की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन देखो, वर्क डन, अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, तो डेफिनेशन किसी भी फोर्स का वर्क हो सकता है। तो हम तो डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं ना, तो डेफिनेशन में कोई स्पेशल फोर्स हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। डेफिनेशन किसी भी फोर्स के लिए लिख रहे हैं हम, फॉर एनी फोर्स। इसलिए मैंने साफ साफ लिखा है वर्क डन बाय एनी फोर्स, अ फोर्स। ये आ का मतलब एनी, कोई भी फोर्स अगर है उस फोर्स की वजह से वर्क डन। ठीक है, अगर कोई हमें पता होता
कि हम कौन से फोर्स का वर्क लिख रहे हैं, तो मैं सीधे सीधे यहां पे मेंशन करता कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अगर हम फ्रिक्शन का वर्क लिख रहे होते, अगर हम नॉर्मल रिएक्शन का वर्क लिखते, तो मैं यहां पे मेंशन करता वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। अगर ग्रेविटी वाले फोर्स का वर्क लेंगे तो यहां पे मेंशन करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अभी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, डेफिनेशन हर फोर्स के लिए लिखी जा रही है, चाहे कोई भी फोर्स हो, इसलिए मैंने लिखा है बाय अ फोर्स। लेकिन देखिए डेफिनेशन में भी मैंने फोर्स को मेंशन किया है, क्योंकि बच्चों वर्क किसका होता है, वर्क फोर्स का होता है ना। तो ये तो बताओ कि फोर्स का वर्क है, ठीक है। तो साफ साफ जब भी वर्क की बात चलेगी तुरंत हमें मेंशन करना है कि ये जो वर्क है ये कौन से फोर्स का है। नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। मेरे सभी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखना, फॉलो करना। फिजिक्स में इस चीज का बड़ा महत्व है कि आप क्या बोल रहे हैं। ज्यादातर जो बच्चे गलत बोलते हैं, गलत बोलो या अधूरा बोलो, जैसे आपने वर्क बोला पर फोर्स को मेंशन नहीं किया, तो आपने जो बात कही है वो अधूरी है। सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि जो वर्क आपने बताया वो कौन से फोर्स का बताया। और जब सामने वाले को बात सही से समझ नहीं आएगी तो आपकी बात का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। फिजिक्स में ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप क्या कह रहे हैं। तो आप जो मेंशन कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना है। कभी भी वर्क मेंशन कर रहे हैं तो वर्क के तुरंत बाद ये मेंशन करना मस्ट है कि ये जो वर्क है ये कौन से फोर्स ने किया है। जिस फोर्स ने किया उस फोर्स का नाम लेके बताना है कि वर्क डन बाय ये वाला फोर्स, नाम लेके बताना है, तुरंत बताना है। वर्क के तुरंत बाद फोर्स को मेंशन करना है। हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं तो डेफिनेशन में मैंने लिखा अ फोर्स। अ मतलब एनी, कोई भी फोर्स हो सकता है, लेकिन फोर्स को मेंशन करना जरूरी है। तो वर्क डन बाय अ फोर्स इन एन इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इनफाइनाइट साइमली स्मॉल का मतलब होता है बिल्कुल छोटा सा। तो हमने फोर्स लगाया किसी बॉडी पर और जो फोर्स हमने लगाया वो बिल्कुल थोड़ा सा, वेरी 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 स्मॉल शिफ्ट हो गया, मूव। डिस्प्लेसमेंट का मतलब काइनेमेटिक्स में बताया था, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शिफ्ट। तो जो फोर्स हमने लगाया है वो फोर्स बिल्कुल थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। जो फोर्स हमने लगाया उस फोर्स का इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम dr लिखेंगे। बेटा याद है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर का चेंज। काइनेमेटिक्स में मैंने पढ़ाया था चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये जो डेल्टा सिंबल है, डेल्टा सिंबल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और जब इनफाइनाइट साइमली स्मॉल कोई चीज होती है, इनफाइनाइट साइमली स्मॉल चेंज बहुत छोटा चेंज होता है। इनफाइनाइट साइमली स्मॉल का मतलब वेरी 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 स्मॉल, बिल्कुल नन्हा सा डिस्प्लेसमेंट। जब बहुत छोटा चेंज होता है तो हम ये डेल्टा नहीं लिखते, फिर हम डी लिखते हैं। तो अगर मैं कभी लिखूं डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स, लेकिन अगर मैं कभी लिखूं डी एक्स तो डी लिखा है, इसका मतलब वेरी 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 स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू में बहुत छोटा चेंज। कितना छोटा? इनफाइनाइट साइमली छोटा। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो कोई फोर्स है हमारे पास F और जो फोर्स है उस फोर्स का इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क होता है इज डिफाइंड एज मतलब इसकी जो डेफिनेशन है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड द इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर कोई फोर्स है, डायग्राम देखो, ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी पर हमने एक फोर्स लगाया और जो फोर्स हमने लगाया उस फोर्स का बिल्कुल नन्हा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है dr। तो अगर
है और फोर्स का नन्ना सा डिस्प्लेसमेंट होता है dr, तो नन्हे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क होता है दैट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड द इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये वर्क की डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क। वर्क को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। दिस इज वर्क डन। ऐसे वर्क को डिफाइन किया जाता है कि अगर हमने कोई फोर्स लगाया और जो फोर्स हमने लगाया उस फोर्स को मेंशन करो, जैसे मैंने मेंशन किया है बाय अ फोर्स F, तो ये कोई फोर्स है हमारा F। देखो डेफिनेशन में भी मैंने मेंशन किया है फोर्स। तो जब भी वर्क कहना है, वर्क के तुरंत बाद फोर्स बताना है, कौन से फोर्स का वर्क। बच्चे ये नहीं कहते, बार बार कहने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ये काम नहीं करते हैं। वो वर्क बोलते हैं लेकिन उसके साथ फोर्स को मेंशन नहीं करते। ऐसे बच्चों से ही गलती होती है। अगर आप अपने टीचर की बात नहीं मानोगे तो गलती तो बेटे होगी ही। फिर मेरी बात ही नहीं मानोगे तो कैसे क्वेश्चंस को सही कर पाओगे। और जो बातें मैं ये बता रहा हूं छोटी छोटी, ये बड़े काम आती हैं। स्पेशली उन बच्चों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो बच्चे मुश्किल क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो हल्का फुल्का पढ़ाई करते हैं। अगर वो नहीं भी बोलेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कौन सा अच्छे लेवल पे पढ़ाई करनी है। लेकिन जिन बच्चों को अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना है, उन बच्चों को मेरी स्पेशल एडवाइस है कि जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूं वैसे वैसे आप अपनी आदत को बनाइए। अच्छी आदतें बनाओगे, क्वेश्चंस तो अपने आप ही होने लगेंगे। जब भी वर्क आप बोलें उसके तुरंत बाद ये जरूर बोलें कौन से फोर्स का ये वर्क आपने बताया है। तो वर्क डन बाय एनी फोर्स, क्योंकि हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, डेफिनेशन में कोई भी फोर्स हो सकता है और जो फोर्स है उसे मैं F वेक्टर लिख रहा हूं। इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैथमेटिकली वर्क को मैंने dw लिखा है। वैसे तो वर्क का सिंबल w होता है कि नहीं? वर्क का जो सिंबल होता है w होता है। लेकिन देखो अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, बिल्कुल नन्हा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर वर्क भी तो बहुत छोटा होगा। और अभी मैंने बताया था बहुत छोटा जब होता है तो d लिखते हैं, अभी भी जस्ट बताया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा सा हुआ है तो वर्क भी बहुत थोड़ा सा होगा। इसलिए मैं वर्क को w नहीं लिख रहा हूं, w सिंबल नहीं दे रहा हूं, dw दे रहा हूं। छोटे से डिस्प्लेसमेंट का ये वर्क है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आप सभी जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट से क्या होता है। तो F डॉट dr इट इज F dr cos थीटा। तो जो वर्क है दैट इज F dr cos थीटा। ये डायग्राम है, हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब डायग्राम में तो मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं इस वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट वाले वेक्टर को मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं। डायग्राम में मैं बिल्कुल छोटा दिखाऊंगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो डायग्राम में तो मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट साइमली छोटे डिस्प्लेसमेंट की बात हमने अभी की है। बड़े डिस्प्लेसमेंट की भी बात करेंगे, लेकिन पहले बिल्कुल नन्हे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क तो सीख ले। अगर आपने नन्हे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क सीख लिया तो बड़े का भी सीख जाओगे, क्योंकि बड़ा जो होगा डिस्प्लेसमेंट वो नन्हे नन्हे डिस्प्लेसमेंट से मिलकर ही तो बड़ा होगा, राइट। तो पहले छोटी चीज को सीखेंगे, बड़ी चीज तो अपने आप हो जाएगी, राइट। तो अगर बिल्कुल छोटा सा कोई डिस्प्लेसमेंट है और इनफाइनाइट साइमली छोटे डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है dr, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क है, कौन कर रहा है वर्क? बाय फोर्स F। तो जो वर्क है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक बार फिर से बता दूं, वर्क जब भी आप कहते हो आलस मत करो। वर्क कहां है तो उसके तुरंत बाद ये बताओ कि कौन से फोर्स का। तो कभी भी ये नहीं बोलना है वर्क डन, नहीं बोलना है वर्क डन बाय ये फोर्स, ऐसे बोलना है।
पूरी बात बोलनी है, कभी भी अधूरी बात नहीं बोलनी। अधूरी बात बोलोगे तो आपके दिमाग में भी अधूरी बात ही बैठेगी और फिर क्वेश्चन करते समय गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो जब भी वर्क कह रहे हो साथ में फोर्स को बताना है, कौन से फोर्स का वर्क आपने कहा, तो वर्क डन बाय जो भी फोर्स है उसका नाम, ठीक है। और सभी बच्चे जानते हैं वेक्टर चैप्टर में हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा है, तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इट इज एफ डी आर कॉस थीटा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डी आर कॉस थीटा। और व्हाट इज थीटा, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो थीटा होता है वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो कॉस थीटा में ये जो थीटा है दिस इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो एफ वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो एफ डॉट डी आर इट इज एफ डी आर कॉस थीटा, वेयर थीटा, जो थीटा हमने वहां पे यूज किया है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर एंड इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो थीटा यहां पे है ये फोर्स वेक्टर और इनफाइनाइट साइमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल है। डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स। देखो मैं पूरी बात बोल रहा हूं, वर्क डन बाय अ फोर्स। मेरे बार बार समझाने के बाद भी बच्चे पूरी बात नहीं बोलते। आप लोग देखना, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे नहीं हम तो पूरी बात बोलेंगे हमेशा। अभी देखना थोड़े दिनों में आपकी आदत बिगड़ जाएगी, आप बोलना शुरू कर दोगे, वर्क फोर्स का नाम लेना छोड़ दोगे। तो मेरी सभी बच्चों को एडवाइस है कि अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करना चाहते हो, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको करना चाहते हो, तो मेरी बात को आप लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करो। जब भी वर्क कहेंगे साथ में जरूर बोलेंगे बाय कौन सा फोर्स, फोर्स का नाम जरूर बोलेंगे, ठीक है। तो आज पहली क्लास है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर की। आज मैंने आपको जस्ट वर्क की डेफिनेशन बताई है। अगले सेशन में हम इसी चीज को और आगे सीखना शुरू करेंगे, वर्क के बारे में और सीखेंगे, फिर एनर्जी के बारे में सीखेंगे और पावर के बारे में सीखेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिलहाल आप लोग आज जो मैंने सिखाया है आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। वर्क की डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे से समझी होगी आज के सेशन में। वीडियो पॉज करो, चैप्टर का नाम लिखो और ये जो वर्क की डेफिनेशन है इसको आज आप लोग नोट कर लो। अगले सेशन में मैं इसके आगे की चीजें सिखाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पॉज करके अच्छी हैंडराइटिंग में इसको नोट कर लो।